बाद में करेंगे। तो इसलिए इस दूसरा झगड़ा शुरू हुआ कि कॉमन लैंड की अनाउंसमेंट ये हम क्यों दें। मेरा इसमें यह कहना है कि कॉमन लैंड की अनाउंसमेंट भी इसमें जो स्कीम 2000 हमारे आने से पहले की बनी हुई है, और ये 1977, 78, 85 जब भी हुडा डिपार्टमेंट बना होगा, अथॉरिटी बनी होगी, ये तब से चल रहा है, हमने आगे नहीं लगाया। लेकिन हमें बाद में समझ आया कि हाँ ठीक है, इनकी बात ठीक है। तब ये म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग हुई कि एक 3 जजेस की, रिटायर्ड जजेस की कमेटी बना दे। हमने कहा ठीक है बना दे। 3 जजेस की कमेटी बनाई गई। उन्होंने अपना 63 में जो कुछ लिखा हुआ वो सारा फैसला हुआ। अब यह विषय और पैदा होता है कि ये जो लाभ मिलेगा, क्योंकि कॉमन लैंड के ऊपर अनाउंसमेंट नहीं होनी चाहिए, हम मानते हैं, लेकिन ये किसको दिया जाए। अब यहां एक, आप वकील हैं, सारा विषय समझते हैं। कॉन्ट्रैक्ट लॉ जो होता है, कॉन्ट्रैक्ट लॉ में दोनों पक्ष जिस बात को स्वीकार कर लेते हैं वो मान्य होता है। अगर कहीं कॉन्ट्रैक्ट लॉ में झगड़ा पड़ जाए तो जितना मान लिया है उसको कोई नहीं छेड़ सकता। जो नहीं माना जिस समय से, उस समय के बाद उसके ऊपर कोई आर्बिट्रेशन भी हो सकती है, कोई कोर्ट में भी जा सकता है, कोई फैसला भी हो सकता है, ये उसके बाद होता है। तब इसमें से ये विषय आया कि जिस आदमी ने लास्ट पेमेंट जिस दिन की है, लास्ट इंस्टॉलमेंट, इसका मतलब यह है कि उस व्यक्ति ने उस कॉन्ट्रैक्ट को माना हुआ है। आखिर जब लिया था तो ये सारी पॉलिसी देख के लिया था कि हमारे ऊपर लोड होना है। लेकिन जिस दिन उसने पेमेंट देनी बंद कर दी, समझो उसके दिन से उस झगड़े में आ गया, तो ये झगड़ा उस दिन से सेटलमेंट इसकी मानी जाएगी जो लास्ट पेमेंट जिसकी हुई है उसके बाद। लास्ट पेमेंट तक तो ही इज फॉलोइंग द टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट लॉ। इसलिए ये जो विषय आ रहा है कि पहले के लोगों क्यों नहीं, जिन्होंने पेमेंट कर दी, जिन्होंने पेमेंट कर दी है, उन्होंने वो टर्म्स एंड कंडीशंस मान के की है। और यदि एक हाइपोथेटिकल बात मैं कहता हूं कि अगर किसी डेट से पहले हम उनको पिछलों को भी देना शुरू कर दें तो ये कब तक चला जाएगा, कोई लिमिट है? ये 1977 तक चला जाएगा। कब बनी थी एचएसबीपी यानी हुडा? 68 में। कब? जब से अलॉटमेंट शुरू हुई। चलो तब तक चला जाएगा, तब तक चला जाएगा। और अगर तब तक गया तो पता नहीं उस अथॉरिटी का क्या बनेगा, बचेगी कि नहीं बचेगी। और उसके घाटे पूरे करने के लिए जैसे उदय स्कीम में 27,000 करोड़ हमको देना पड़ा, फिर इस एचएसबीपी को भी, अभी तो उसके सारे पैसे अनाउंसमेंट के उतरे भी नहीं हैं, इससे ज्यादा और पड़ जाते। इसलिए उस कॉन्ट्रैक्ट लॉ के नियम के हिसाब से कि जब तक पेमेंट कर दी है उसने, लास्ट पेमेंट, उससे पहले उस पर लागू नहीं होगी, ये उसके बाद होगी। तीसरा, हमने कमेटी बनाई है। कमेटी से बनाने से पहले भी ये झगड़ा ध्यान में आ गया था, क्योंकि हम लोग बहुत सी स्कीमें ला रहे हैं कि मामला सेटलमेंट की तरफ लेके जाओ। अनाउंसमेंट बहुत ज्यादा हो गई है, झगड़ा मच गया, इंटरेस्ट देंगे नहीं देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। हम एक सेटलमेंट स्कीम लाए। एंड स्कीम इज ऑलवेज स्कीम, स्कीम इज नॉट द पॉलिसी। स्कीम सरकार जो बनाएगी वो पब्लिक के वेलफेयर में बनाएगी। जिसने उसको स्वीकार करना कर ले, जिसने नहीं करना पेंडिंग पड़ा रहेगा। हम एक स्कीम लाए, लमसम। फर्स्ट जो स्कीम है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम, कि जो आज की डेट में आपका बैलेंस है अमाउंट, 40% खत्म करो, 60% जमा कराओ, कोई हिसाब किताब नहीं, जाओ बैलेंस निल। और उस समय 60,000 लोग बाकी थे जो डिफॉल्टर्स थे, जिसमें से 24,000 लोगों ने उस स्कीम का लाभ उठाया है। वो स्कीम जो डाली गई थी 40% की, 15/5/18 को डाली थी, 16/7/18 को बंद हो गई। 24,163 लोगों ने लाभ उठाया, और जो रिबेट दिया गया 568 करोड़ का रिबेट दिया गया। कुछ दिन बाद विषय आया कि नहीं, कुछ लोग रह गए हैं, इसको एक्सटेंड कर दो। उसी समय ही आ गया जब 2 महीने खत्म हुए 16/7/18 को, फिर विचार विमर्श किया, 1-1.5 महीना उसमें निकल गया निर्णय करने में। ठीक है, इसको एक दूसरी स्कीम के नाते लाओ जिसका नाम होगा लास्ट एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम। लेकिन 40% में नहीं लाओ, थोड़ा रिबेट कम करो, वरना वो लोग कहेंगे कि हमने 40% 2 महीने पहले दिया था। फिर ये स्कीम आई 37.5% की,
37.5% की स्कीम ये भी 1/11 को शुरू हुई, 1 महीने के लिए 30/11 तक चलाई और इसमें 4027 लोग फिर आ गए और उनको भी रिबेट 93 करोड़ रुपए का रिबेट दिया। तो ऐसे कुल मिला के 24 और 4 28,000 लोगों ने स्कीम का लाभ उठाया। 32,000 में से अगले 1.5-2 साल जब तक अब स्कीम नहीं आई, एक 15-16,000 लोग और हो सकता है उनका थोड़ा थोड़ा अमाउंट हो, लगा गया पता नहीं स्कीम आएगी कि नहीं आएगी, उन्होंने पूरा जितना बाकी था बकाया विदाउट टेकिंग एनी रिबेट उन्होंने पैसा जमा करा दिया। इसके बाद भी आज की डेट में लगभग 15,000 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि नहीं, हमारा कोई ना कोई सेटलमेंट करें। हमने कहा सेटलमेंट ये है कि पहले 37.5% किया था, थोड़ा और कम रिबेट करके एक स्कीम और निकाल देते हैं कि नहीं, हमारी तो एक्चुअल कैलकुलेशन होनी चाहिए। जब ये एक्चुअल कैलकुलेशन की बात आई, इसके बाद फिर कमेटी बनी और कमेटी बनने के बाद चूंकि उस 63 का अगर आप उठाते हैं सेक्शन का, एक इतने कॉम्प्लिकेटेड चीजें हैं जिसका हिसाब किताब लगाने के लिए हर व्यक्ति अपने अपने हिसाब से उसका मतलब निकालने लग गया। जो डिफॉल्टर थे वो अपने हिसाब से मतलब निकाल रहे हैं, जो नीचे एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो अपने हिसाब से निकालने लग रहे हैं। ये विषय इसलिए फंसा कि जो आप कह रहे हैं कि पिछले लोगों को क्यों नहीं दिया, अगर हम पिछले लोगों को देना शुरू करते हैं तो सरकार किसी को 10 लाख दे, किसी को 20 लाख दे, किसी को 5 लाख दे। और आपको पता है कि कोई स्कीम जब आती है उसी समय से शुरू होती है, उससे पहले शुरू नहीं होती। तब ये 1/4/15 इसकी डेट तय की गई। 1/4/15 से पहले इसका कोई लाभ नहीं मिलेगा, 1/4/15 के बाद इसका लाभ मिलेगा और बाद में भी जिस दिन तक लास्ट पेमेंट उसने जमा कराई उससे पहले नहीं, उसके बाद मिलेगा। तब ये सारा एक कंप्यूटराइज सिस्टम बनाया और बनने में समय लगा है। जो मार्च 2020 को जब कहा था, स्टेटमेंट दी थी कि हाँ इसको हम मार्च 20 में लाएंगे, आपको मार्च 20 के बाद का पता है। मार्च 20 के बाद साल भर हमारा कैसा बीता है, यानी उसमें कोई ऑफिस भी बैठा नहीं है काम करने वाला व्यक्ति, सारा पैरालाइज हो गया सिस्टम 6-8 महीने तक। जब 6-8 महीने तक पैरालाइज रहा है तो उस सिस्टम को हम लागू कर पाएंगे? ये तो जैसे बाकियों को हमने 0 पीरियड दिया है, तो आखिर ऑफिस भी बंद हो गए थे। हमने ही कहा था कि ऑफिस आना बंद करो, अपने घर से बैठ के काम करो। उस डिले को डिले नहीं मानना चाहिए। बाद में लगातार काम करके उसकी निटी-ग्रिटी कितनी प्रकार की थी वो सब सुलझा करके, और हमें कोई लालच नहीं है कि किसी को कम देना है, लेकिन इस लालच को भी पूरा नहीं करना कि इस स्कीम के माध्यम से हमको 10-5 लाख वापस मिल जाए। वापस किसी को नहीं मिलेगा जो जमा हो चुका। वो नियम मैंने आपको बता दिया कंट्रैक्ट लॉ का। आगे जो बचा हुआ है उनका, उसमें स्कीम का लाभ मिलेगा। उसमें किसी को 40% मिल सकता है, किसी को 50 मिल सकता है, किसी को 60 मिल सकता है, किसी को 20 भी मिलेगा, क्योंकि अलग अलग पीरियड है, अलग अलग अनाउंसमेंट का रेट है, अलग अलग जमीन उसमें कम ज्यादा होगी। वो एक कॉम्प्लिकेटेड सारा सिस्टम है, हर एक प्लॉट की एक अलग कैलकुलेशन है। उस कैलकुलेशन के हिसाब से हमने 3 मार्च, क्योंकि ये कॉलिंग अटेंशन मोशन से पहले दिया गया है, इसलिए वो सारी बातें इसमें तो आपने पूछी भी नहीं है, प्रश्न के रूप में आई हैं, वो मैंने बता दी कि 3 मार्च को इसको हमने लागू किया है। फुल एंड फाइनल सेटलमेंट स्कीम इसका नाम है। और इसका जो आज का स्टेटस है, क्योंकि अभी इसमें हो गए हैं 3 मार्च और आज कितना हो गया, हाँ 12-13 दिन हो गए, 2 महीने तक लागू रहेगी। ये 30 अप्रैल तक चलेगी, 30 अप्रैल तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अभी आज की डेट में 15,430 में से 762 लोगों ने इस स्कीम का लाभ ले लिया है, जिसमें 823 करोड़ रुपए की राशि, नहीं टोटल 823 करोड़ की है जो सेटल होनी है। अभी तक 19 करोड़ 74 लाख रुपया लोगों ने जमा करा दिया है, जिसमें 31 करोड़ 10 लाख रुपया उनको बेनिफिट हो चुका है। मुझे लगता है कि ये सारी स्कीम में लोग आएंगे, और जब लोग आएंगे वो जो स्वीकार कर रहे हैं तो विषय उसमें पंचकुला के लोगों ने क्या लिख के दिया है। मैं तो ये देखता हूं कि 762 लोग आए हैं और अभी 12-13 हुए हैं। सामान्यतः स्कीम का लाभ हर कोई लास्ट दिनों में उठाता है, तो हम 30 अप्रैल तक इस स्कीम में ज्यादातर लोग मुझे लगता है लाभ ले जाएंगे, क्योंकि बेनिफिट सारा कैलकुलेट करके वो बैठे हैं। अब एक थोड़ा उसमें एक व्यवधान कठिनाई एक मैं बता रहा हूं। कैलकुलेशन में कंप्यूटर जो होता है ना, वो तो 1 करोड़ को भी फार्मूला वही लगाता है जो 1 पैसे को लगाता है। अब उसके सामने तो कोई ऐसा पहचान नहीं होती है। एक उसमें छोटा सा एक विषय ध्यान में आया है कि कुछ लोगों की जो बैलेंस था, लास्ट बैलेंस, वो 10 रुपए, 20 रुपए, 50-100 रुपए कैलकुलेशन में अंतर आ जाता है।
वो हमने कहा कि भी 150 रुपए का अंतर नहीं, उसको डिस्पोज ऑफ कर दो, खत्म कर दो। उसके कारण से कईयों को लाख 2 लाख रुपया लाभ होने वाला जो है वो अभी कंप्यूटर नहीं दिखा रहा है। हमने तय किया है, हमारे जो आईटी के लोग देख रहे हैं, हमने कहा तुरंत इसका कोई निदान करें, कम से कम 50-100 रुपए के कारण उसका लाख 2 लाख रुपए का नुकसान ये नहीं होने देंगे। और इसमें 4-5 करोड़ रुपए का लाभ उन लोगों को और मिलने वाला है जो से 500-600 लोग ऐसे हैं, लेकिन वो ठीक से हिसाब लगा के कैलकुलेट करके और कोई रिबेट जो उनको देना होगा वो सेशन के बाद मैं स्वयं उसमें देख लूंगा, क्योंकि इस पॉलिसी में स्वयं मैं कई बार मीटिंग कर चुका हूं। जितनी डिटेल मैंने बताई है तभी मुझे पता है कि इसकी एक एक चीज इसको मैंने अपने हाथों से निकाल के दी है। किसी के साथ कोई अन्याय नहीं किया जाएगा, जितनी मैक्सिमम राहत होगी वो उनको दी जाएगी। धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। मंत्री खुद ही बोल रहे थे, आपको मान 2 मिनट में जो बहुत कुछ बातें चर्चा नहीं, देखो अब ये तो फैक्ट्स है। मैं कहता हूं, मैं एक लाइन पढ़ूंगा सिर्फ आखिर में। इन्होंने कहा आपका कानून कहता है रेगुलेशन 10(1) कि उसमें प्रिंसिपल क्या ट्रीट होगा। द एडिशनल प्राइस प्रीमियम शैल बी पेएबल बाय द ट्रांसफरी और लेसी विद इन 30 डेज ऑफ द डिमांड ऑफ नोटिस। तो आपने कहते कि आपने 5 साल नोटिस दिया, 7 साल नोटिस नहीं दिया। और कॉन्ट्रैक्ट की बात क्या है कि अलॉटी तो पुअर है, अलॉटी तो इकोनॉमिक ड्यूरेस में है, अलॉटी का प्लॉट कैंसिल कर दोगे, उसके खिलाफ रिकवरी कर दोगे, वो तो बेचारा साइन करेगा, सब कुछ करेगा, इट्स इकोनॉमिक ड्यूरेस अदरवाइज आल्सो। और ये जो आपकी ज्यादा इस 10(1) को बदलिए, इसमें लिखिए कि जो प्रिंसिपल अमाउंट होगा जिस दिन आप नोटिस देंगे उस दिन का इंटरेस्ट भी कैलकुलेट होगा। ये सेक्शन नहीं कहता इस बात के लिए, ये सिर्फ प्रिंसिपल के लिए कहता है। और प्रिंसिपल आपने टाइम में मांगा नहीं और इस वजह से आगे से इंटरेस्ट देगा, शुरू में इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। देखिए, ये चीज जो कोई हमने बनाई नहीं है। मुझे ये बता दीजिए कि आखिर नोटिस 2000 हम तो 2014 के अक्टूबर में आए हैं, 2014 के अक्टूबर से पहले कितनी अनाउंसमेंट कोर्ट्स की आई हुई हैं? अगर आपके पास तो खैर नहीं होंगी, डिपार्टमेंट के पास होंगी, मैं डिपार्टमेंट से निकाल के आपको दे दूंगा कि आखिर उससे पहले के नोटिस क्यों नहीं दिए गए, उसके पीछे क्या कहानी है। 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल आपके टाइम के भी हैं, क्योंकि ये अनाउंसमेंट 2000 ज्यादा इसका जो फ्लक्स है वो 2009-10 के बाद आना शुरू हुआ है। तो जो 9-10 के बाद भी आना शुरू हुआ है उसका नोटिस तुरंत जैसे अनाउंसमेंट आया तुरंत जाना चाहिए। वो जब नहीं चल रहा था तो डिपार्टमेंट उसी लेथार्जी में चलता रहा। हमें तो जाकर के 2017 में जब ध्यान में आया तब उनको कहा कि एक साथ सबके नोटिस निकालो, चाहे वो पैसा उसके पास है नहीं है। हमने तो यहां तक प्रावधान कराया कि आपके पास पैसे नहीं है, हम आपको बैंक से लेके देंगे, आपका प्लॉट बैंक को हाइपोथिकेट हो जाएगा, जो किस्त आपने हमें देनी है उठा के बैंक को दे देना। हमने रास्ते निकालने के लिए बहुत प्रयत्न किए हैं और जो चीज पीछे से चली आ रही है, अब वो कहानी जरा अच्छी नहीं है, वरना मैं सुना देता। धन्यवाद धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। माननीय सदस्यगण, अब वर्ष 2021-22 के लिए बजट ये कॉल अटेंशन मोशन में आपका नाम नहीं है राम कुमार जी। नहीं, ऐसे नहीं शिषपाल जी, आपका 6वां नंबर है, 5 से ज्यादा का परमिशन नहीं है, 5 से ज्यादा नहीं हो गया। धन्यवाद भाई, 5 से ज्यादा सप्लीमेंट्री नहीं हो सकते। सप्लीमेंट्री क्या करेगा अगर 20 लोग लिख करके दे देंगे। माननीय सदस्यगण, वर्ष 2021-22 के लिए बजट अनुमानों पर सामान्य चर्चा का पुनरारंभ होगा। श्री घनश्याम सराफ जी। हो गया। आदरणीय अध्यक्ष महोदय, मैं सर्वप्रथम आपने मुझे मौका दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री भी यही हैं। मैं इनका पता नहीं था, मुझे आपका धन्यवाद करना चाहता हूं कि इन्होंने नाम तो है इसके बजट में कोरोना काल के चलते हुए भी 2020-21 के बजट में कोई भी नया कर जनता पे नहीं लगाया। ये बजट ऐसा लगता है सर्वजन के हित में है और सर्वजन को सुखी रखने के लिए बना है। कोरोना का जो वर्ष बीता, इसमें गरीब आदमी के खाते में माननीय मुख्यमंत्री जी ने 3 से 5 हज़ार उनके खाते में डाले और करीब 50,000 पैकेट अनाज के भिवानी क्षेत्र में दिए।
और करीब 50-40 हज़ार पैकेट खाने के प्रतिदिन हम वहाँ पे देते रहे। और जो भोजन की व्यवस्था थी, अति उत्तम व्यवस्था हमने बनाई।